पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि पदार्थ की अवस्थाएं जो है ठोस, द्रव, गैस थी। इसके अतिरिक्त दो अन्य अवस्थाएं भी होती है। प्लाज्मा अवस्था होती है, एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। इन दोनों अवस्थाओं पे विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। पदार्थ में शुद्ध पदार्थ से मतलब यह है कि उसमें सभी रासायनिक पदार्थ मिले हुए हैं, वो शुद्ध है। जैसे शुद्ध जल का मतलब यह हुआ कि जल के अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थ नहीं मिले हुए हैं, तो वो शुद्ध हो गए। तो तत्व और यौगिक को शुद्ध पदार्थ में माना जाता है, जबकि मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ माना जाता है, क्योंकि मिश्रण में अब जैसे शरबत है जिसमें चीनी, पानी, नींबू सब मिला हुआ है, तो एक ही तरह के पदार्थ नहीं है वो, इसलिए वो अशुद्ध पदार्थ होता है। और जल में सिर्फ जल है, चीनी में सिर्फ चीनी है, इसलिए वो शुद्ध पदार्थ। तो तत्व और यौगिक को हम शुद्ध पदार्थ में काउंट करते हैं, जबकि मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ में काउंट करते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? फिजिकल चेंज उस चेंज को कहते हैं जिसमें हम पुनः उस अवस्था में लौटा सकते हैं। जैसे पानी से हम भाप बनाए और भाप को ठंडा किए तो पानी बन गया, तो यह चेंज हो गया फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर पानी में हम चूना को घोल दिए और फिर चाहेंगे कि चूना को हम अलग पाउडर बना दें, उससे पानी निकाल लें, वो नहीं हो पाए। तो ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हो गया। यानी जिस परिवर्तन को पुनः हम विपरीत दिशा में ले जा सकते हैं, उसे पुनः वह पदार्थ पा सकते हैं, वह हो गया भौतिक परिवर्तन। लेकिन यदि ऐसा न हो तो वह हो गया रासायनिक परिवर्तन। कोयला को जला देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, राख बच जाता है। उसे पुनः चाहेंगे कि अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जमा करके और राख को जमा करके पुनः हम कोयला बना दें, तो वो नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि वो रासायनिक परिवर्तन उसमें हुआ है, केमिकल रिएक्शन से। ठीक है। अब यौगिक में स्थिर अनुपात का नियम लागू होता है। स्थिर अनुपात का नियम क्या है, इसको भी हम लोग आगे देखते हैं। मिश्रण समंगी और विसंगी होता है, इसको भी हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं, शुद्ध पदार्थ का अर्थ यही हुआ कि इसमें कोई मिलावट ना हो, यानी एक ही तरह के कणों से मिलकर। तो तत्व कहते हैं उस पदार्थ को, उस शुद्ध पदार्थ को जिसे ज्ञात वैज्ञानिक साधनों के द्वारा अन्य रूपों में नहीं बांट सकते। जैसे सोना एक तत्व है, लोहा एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है। क्यों तत्व है? क्योंकि लोहा को से हम चाहेंगे कि सोना में कन्वर्ट कर दें, तो ऐसा कोई तक अभी तक जो भी वैज्ञानिक साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उसके आधार पर हम लोहा को सोना में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यदि ऐसा होता तो सब लोग अमीर हो जाता, यही सब काम छोड़ के यही काम कर। ऐसा नहीं होता। यह तत्व का विशिष्ट गुण है कि उसको दूसरे रूप में हम नहीं तोड़ सकते, दूसरा तत्व नहीं बना सकते हैं। तत्व हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही होगा, उसको हम कितना भी कोशिश कर ले, वो अभी तक जो हमारे पास, बाद में भले ही कोई साइंटिफिक कोई अगर प्रोसेस हो जाए तो उसकी बात अलग है। अभी तक जो हमारे पास साइंटिफिक डेवलपमेंट है, जो भी हमारे पास वैज्ञानिक साधन उपलब्ध है, उसके आधार पर हम हाइड्रोजन से ऑक्सीजन नहीं बना सकते। तो वो तत्व है। तत्व 108 है और भी तत्व खोजा जा रहा है। तत्व में फिर उसका जो वैलेंसी होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, पीरियोडिक टेबल में उसका स्थान होता है, उस सब बिंदुओं पर हम लोग क्रमशः चर्चा करेंगे, क्योंकि उससे इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है साइंस में। अब यौगिक जो है, वह उसका एक सबसे विशिष्ट गुण क्या है कि वो तत्व के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। सबसे अहम उसका गुण यही है कि जिन तत्वों से मिलकर यौगिक बना है, उनके गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से हमेशा भिन्न होंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनता है, और यह पता है कि हाइड्रोजन एक दहनशील गैस है, काफी प्रज्वलनशील है, इसका ज्वलन ताप भी काफी अधिक होता है। ज्वलन ताप
तो निम्न ही होता, उष्मीय मान काफी अधिक होता। उष्मीय मान किसको कहते हैं? कि किसी भी ईंधन के 1 किलोग्राम को वायु में पूर्णतः जलाने पर जितनी ऊष्मा निकलती है उसको हम उस ईंधन का उष्मीय मान कहते हैं। तो कोयला, अगर 1 केजी कोयला को जलाएंगे और 1 केजी हम हाइड्रोजन को जलाएंगे तो कोयला की अपेक्षा हाइड्रोजन कई हजार गुना अधिक ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। तो इसका अर्थ है कि हाइड्रोजन एक जलने वाला गैस है और ऑक्सीजन दहन का पोषक है, यानी ऑक्सीजन के बिना तो दहन होता भी नहीं। तो ऑक्सीजन जलाने वाला गैस है, हाइड्रोजन जलने वाला गैस है, ऑक्सीजन जलाने वाला गैस है। और उसी दोनों से मिलकर एक यौगिक बन गया जल, जिसमें H2O है, 2 भाग हाइड्रोजन है, 1 भाग ऑक्सीजन है। वह आग को बुझा देता है। यदि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण पाए जाते तो यदि आग पे हम जल को डालते तो उसमें मिला हुआ जो हाइड्रोजन था वह काफी तीव्र गति से जलता, ऑक्सीजन उसको जलाता और विस्फोट हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये यौगिक बन गए और यौगिक अपने अवयवी तत्वों के गुणों को खो देते हैं। यानी यौगिक के गुण अपने अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। यही कारण है कि वह आग को बुझा देता है। ठीक। मिश्रण कहते हैं, यौगिक में क्या है कि अनुपात एक निश्चित है कि जैसे जल है तो 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है तो 1 भाग कार्बन 2 भाग ऑक्सीजन। लेकिन मिश्रण में कोई अनुपात मिक्स नहीं होता। हम चीनी और पानी का मिश्रण ले तो हमारी मर्जी, हम 2 चम्मच चीनी लें, 5 चम्मच चीनी लें, 1 चम्मच चीनी लें। इसमें जो अवयवी पदार्थ होंगे उसका परिमाण निश्चित नहीं होता, किसी भी अनुपात में हम मिला दे सकते। ठीक। दूसरा, इसका सबसे स्पेसिफिक गुण क्या है कि मिश्रण में अवयवी पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं। जैसे अगर चीनी और पानी का मिश्रण है तो यह अपने गुण को नहीं खो देगा। जब हम उसको पिएंगे तो उसमें मिठास भी होगा, यानी चीनी का गुण उसमें विद्यमान है, और जल का भी स्वाद आएगा। इसका अर्थ है दूध में पानी मिला के पिएंगे तो पानी का भी स्वाद है और दूध का भी स्वाद है। इसका अर्थ है कि मिश्रण में अवयवी पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं, जबकि यौगिक अपने अवयवी पदार्थों के गुणों को खो देते हैं। इस पे तो अब कोई डिस्कशन की आवश्यकता नहीं महसूस होती है। अब मिश्रण में हम लोग आते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विसमांगी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इन दोनों को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। 1 गिलास पानी लिए और 1 गिलास पानी में हम 2 चम्मच चीनी डाल दिए और 2 चम्मच चीनी डाले और बिना मिलाए हुए उसको पी गए। क्या होगा? सबसे ऊपर में तो चीनी का कोई स्वाद ही नहीं आएगा, कुछ मिठास नहीं रहेगा, और सबसे नीचे बहुत ज्यादा मिठास रहेगा। इसका अर्थ है कि उस ग्लास में जो चीनी और पानी का मिश्रण है एक अनुपात में नहीं मिला हुआ है, कहीं पे चीनी ज्यादा है, कहीं पानी ज्यादा है। तो ऐसे मिश्रण को कहते हैं हेट्रोजीनियस, विसमांगी मिश्रण। ठीक। यदि चीनी को हम पूरी तरह से घोल दें, ऊपर में भी पिएंगे तो उतना मिठास और नीचे में भी पिएंगे तो उतना ही मिठास, उस मिश्रण को कहेंगे समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिश्रण। ये भी हमको लगता है इसके अतिरिक्त कुछ भी एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है। अब विलयन आते हैं। विलयन को समझने के लिए पहले विलेय और विलायक को समझना है। विलेय और में क्या अंतर है? जो घुलता है वो विलेय, विलेय घुलने योग्य, और विलायक घोलने वाला, जो अपने में घुला लेता है वह विलायक। जैसे पानी में चीनी को घोल लेंगे तो चीनी हो गया विलेय और पानी हो गया विलायक, और विलेय और विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो उसमें जो दोनों मिक्स होके बना वह कहलाया विलयन। अब इसका एक शॉर्टकट ट्रिक ये समझ के चलना है, जिस विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक की भूमिका में होता है,
और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय की मात्रा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंपल जब हम शरबत वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पानी ज्यादा लेते हैं, चीनी कम लेते हैं, और उससे जो मिश्रण बना, समांगी मिश्रण बना, वह जो उस विलयन के लिए पानी हो गया विलायक और चीनी हो गया विलेय। ठीक है। लेकिन जब मिठाई वगैरह बनाने के लिए जब वो उसका रस बनाता है, जिसको पाक भी कहते हैं, वो जब बनाता है, वो जो बनाता है, उसमें आप देखते हैं कि चीनी ज्यादा लेता है और पानी कम लेता है। तो 500 ग्राम हम चीनी लें और हम 300 ग्राम पानी लें और उससे जो विलयन बना, तो उस कंडीशन में चीनी ने पानी को घुलाया, पानी ने चीनी को नहीं घुलाया। उस कंडीशन में विलायक हो जाएगा चीनी और पानी हो जाएगा विलेय। तो सिंपल उसका यही ट्रिक है कि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय। डस्ट है, बहुत ज्यादा डस्ट है, वहां हम हल्का पानी का छींटा दे देते हैं तो डस्ट हो गया विलायक, पानी जो दिए हैं वो विलेय हो गया। लेकिन पानी में, एक बाल्टी पानी है, उसमें हम कुछ डस्ट मिला दिए तो वहां पे पानी हो गया विलेय, विलायक, और डस्ट हो गया विलेय। ठीक। तो घुलने वाला विलेय और घुलाने वाला विलायक। इसका दूसरा नाम भी है, विलेय को घुल्य